सर साहब, जिसकी तरफ आपने इशारा किया वो ये कि आज तक सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में जब भी इसराइल के खिलाफ किसी एक्शन की बात की जाती थी तो यूएस उसको बैक नहीं करता था, लेकिन आज हमने ये इंटरेस्टिंग बात देखी कि यूएस भी उसमें सिग्नेचर करने वालों में शामिल है और उसको ड्राफ्ट यूके और फ्रांस कर रहे हैं उस स्टेटमेंट को, लेकिन इसराइल का नाम उसमें शामिल नहीं किया गया। तो फिर इसके असरात क्या होंगे इस नौइयत की करारदाद के या मजम्मती बयान के? देखिए, यूएन बिल्कुल इम्पोर्टेंट फोर्स है और क्योंकि ये वीटो अमेरिका के पास है और वो हमेशा जब भी इजराइल की बात आती है तो तनकीद की तो उसको वीटो कर देता है। तो अब और बाकी मुल्कों की यही कोशिश होती है कि अच्छा चलो वीटो ना हो, कुछ ऐसा बयान बना लिया जाए जो कि पास सारे उसके ऊपर मुत्तफिक हो। डोनाल्ड ट्रंप ने तो ऑलरेडी अपना इसके ऊपर व्यू इजहार किया है कि उसने कहा कि ये नहीं होना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था जी। सो उसने तो ये अमेरिकन पोजीशन तो आ गई है, दे हैव एक्चुअली कंडेम्ड इट इन सम वे। तो अब ये जो 15 लोग थे वहाँ सिक्योरिटी काउंसिल के, ये उन्होंने इजराइल का नाम नहीं लिया, ये कॉम्प्रोमाइज होगी और इसीलिए आप कह रही हैं कि बरतानिया और फ्रांस ने इसको किया। तो बरतानिया फ्रांस ने तो पता ना उनको कि क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। तो अच्छा है, एक रेजोल्यूशन तो आया है कि जी एक स्टेट की सॉवरेनिटी वायलेट नहीं होनी चाहिए एंड सो ऑन, मगर इजराइल का नाम नहीं लिया और वो लेना भी नहीं है। इजराइल का नाम कैसे ले सकते हैं वो? अमेरिका तो सवाल ही पैदा नहीं होता और यूरोप भी नहीं करेगा। फ्रांस शायद कर ले, वो ब्रिटेन तो नहीं करेगा। इसलिए आई थिंक इट्स इंटरेस्टिंग, मगर इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि पाकिस्तान और अल्जीरिया ने ये मीटिंग कॉल की थी, उसके अंदर बोले भी ये उससे पहले पाकिस्तान बोला, फिर इजराइल ने जवाब दिया, फिर उसके बाद अल्जीरिया भी बोला, फिर पाकिस्तान बोला, फिर इजराइल ने कोई कमेंट किया। तो मैंने सुनी है वो डिबेट और पाकिस्तान ने बड़ी हार्ड लाइन ली है, खुल के बात की है और बड़ी पहली दफा इतनी खुल के पाकिस्तान ने बात की। हालांकि आपको पता ही है पाकिस्तान के तल्लुकात अमेरिका के साथ बड़े सेंसिटिव हैं और उन्हें पता है कि अमेरिका कितना टाइड इन है विद इजराइल, बट इसके बावजूद शहबाज शरीफ साहब का वहां जाना और कतर जाना और वहां खड़े होकर कहना कि वी आर विद यू, और यहाँ बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट पाकिस्तान डेलीगेशन ने दिया है और उसके बाद अल्जीरिया ने भी बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया है। सो ये तो आई थिंक उसके साथ जैसे कहते हैं ना कि ग्राउंड वर्क ले हो गया था, तो आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग। और पाकिस्तानी मंदूब की जानिब से जिस जुबान में जिस अंदाज से जवाब दिया गया उसको काफ़ी दाद दी जा रही है सोशल मीडिया पर। सेठी साहब, इसी इजलास में शिरकत के लिए कतर के वज़ीर आज़म भी वहाँ पहुँचे अमेरिका में और वहाँ उन्होंने इजलास से खिताब भी किया और कहा है कि उनका मुल्क गजा में जंगबंदी के लिए अपनी सिफारती कोशिशें जारी रखेगा। इससे पहले ये खदशा जाहिर किया जा रहा था, जैसे उन्होंने कहा उनके साथ धोखा हुआ तो वो ये अमल दोबारा सालिस का किरदार या मुसालहतकार का किरदार अदा नहीं करेंगे, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि बगैर किसी हिचकिचाहट के वो ये किरदार जारी रखेंगे। तो इससे क्या जाहिर होता है? मुझे नहीं समझ आई इसकी कि वो जारी रखेंगे। आई थिंक कैसे जारी रखेंगे, कौन आएगा इनके पास? मेरा ख्याल है ये थोड़ा सा टेम्परेचर को लोअर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले इन्होंने बड़ा सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल किए थे, बिट्रेयल, और अमेरिका के ऊपर इल्जाम लगाया था, ग्रेट बिट्रेयल है, और इसराइल अमेरिका दोनों के ऊपर। मेरा ख्याल है फिर सोचा होगा कि यार अब हम कर क्या सकते हैं और हमें तो यही कहना चाहिए कि वी बिलीव इन द पीस एफर्ट एंड सो ऑन। मगर मेरा ख्याल है ये अब ये इस तरीके से नेगोशिएशन होगी नहीं। और ये जो बयान आया, मैं आई डोंट नो इसका मतलब क्या है। क्या ये चाहते हैं कि फिर से हमास को कहे कि यहाँ आ जाएं? और इसराइल ने तो अभी बयान दिया है कि जी हम तो जहां भी होंगे हम नहीं छोड़ेंगे। तो आई डोंट थिंक, मुझे नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। मेरा ख्याल है इसके पीछे आगे कुछ और अभी आएगा तो पता चलेगा व्हाट एग्जैक्टली दे मीन बाय दिस। और ये तब आएगा जब उनकी मुलाकात प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ हो जाएगी, क्योंकि ये मुतवक्के है उनकी मीटिंग। तो उसके बाद आप कह रहे हैं कि मजीद पिघलने के चांसेस हैं, मजीद पारा नीचे आने के चांसेस हैं? आई डोंट नो, मेरा नहीं ख्याल इट्स गोइंग टू बी सो इजी। इतना आसान नहीं होगा ये। इस वक्त बहुत गुस्सा है अरब वर्ल्ड में और हमास सर्टनली अब कैसे वो रिस्क लेंगे, सवाल ही पैदा नहीं। तो इसराइल ने अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो तो बड़े क्लियर कर दिए, वो तो नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने एक बंदे ने नहीं, बहुत से लोग कह रहे हैं वहाँ, उनके तो रिलीजियस लीडर्स भी यही कह रहे हैं कि हम जहाँ जहाँ होंगे, उनके रबाई भी यही कह रहे हैं कि हम जाएंगे और करेंगे। तो ये बयान मुझे फ्रैंकली आई डोंट अंडरस्टैंड
ठीक है, और ये बाकायदा नशर हो रहा है, छप रहा है मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर भी, और एट द सेम टाइम इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू आमादा दिखाई देते हैं अपने ही मिशन पर। उन्होंने ये कहा, एक बार फिर दोहराया है कि 2 रियासती हल की तरफ हम नहीं जा रहे और फ़लस्तीनी किसी भी किस्म की फ़लस्तीनी रियासत को कबूल करने के लिए, तस्लीम करने के लिए आमादा नहीं है। उनका ये कहना था कि ये ज़मीन हमारी है और हम अपना वादा पूरा करने जा रहे हैं कि यहाँ कोई फ़लस्तीनी रियासत नहीं बनेगी। तो वो कॉन्फिडेंट है। देखना यह कि इतवार को जो अरब इस्लामिक वर्ल्ड का इजलास होने जा रहा है उसका एलामिया क्या सामने आता है, इस्लामी दुनिया क्या रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करती है। सिट साहब, जैसे अमरीकी सोसाइटी हो रही है या पॉलिटिक्स की, ग्लोबल पॉलिटिक्स की बात हो रही है, तो इसी की भेंट चढ़ता एक नौजवान जिसका कत्ल इस वक्त सोशल मीडिया पर ज़ेर बहस है, वो है चार्ली कर्क। उनके कातिल को गिरफ्तार कर लिया गया है। FBI ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया ये भी एक नौजवान है, टेलर रॉबिन्सन जिसका नाम बताया जा रहा है, और 22 साल इसकी उम्र है, जिसने शूट किया। उसकी गिरफ्तारी जाहिर कर दी गई है, लेकिन अभी तक मालूम नहीं हो पाया कि उसको कत्ल क्यों किया गया है। दूसरी तरफ चार्ली कर्क काफ़ी ज़्यादा वोकल थे और क़दामत पसंद रहनुमा थे, नौजवान थे, और एट द सेम टाइम ये मागा तहरीक का चेहरा थे, ट्रंप के एक वफादार साथी थे। गन लॉज के हवाले से अपना मौक़िफ़ रखते थे, सियाह फाम अमरीकियों के बारे में भी बात करते थे। गाज़ा और इस्लाम के ऊपर भी उनके बहुत से मुतनाज़े बयानात जो हैं वो इस वक्त मीडिया पर चल रहे हैं, लेकिन हर कोई ये क्लू ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि वो किसका निशाना बने और क्यों। आपके ख्याल में ये कत्ल कैसा कत्ल है? सियासी? जाहिर है सियासी कत्ल है। अमेरिका में इस किस्म के कत्ल सियासी होते हैं, मगर ऑफ कोर्स अमेरिका में बड़े पागल लोग हैं और गन्स हर एक के पास हैं, तो ज़रूरी नहीं होता कि कंस्पिरेसी हो, मगर कभी कभी कंस्पिरेसीज भी होती हैं। अच्छा, अब सिचुएशन ये है कि ये साहब वो जो कैमराज हैं उन्होंने तो ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर दिया था कि कोई 150 गज दूर एक बिल्डिंग के रूफ के ऊपर से एक बंदा था जो कि नजर आ रहा था कि उससे पहले भी, बिफोर द शूटिंग और शूटिंग के बाद वो फिर नजर आया कि वो भागा है वहां से, और उसका वो नजर आ रहा है उसके अंदर। तो वो तो CNN ने दिखाया है। उसके बाद ये ढूंढने लग पड़े और कौन था क्या नहीं था। फिर क्लोज सर्किट कैमराज ने एक और बंदे को आइडेंटिफाई किया जो कि सीढ़ियां उतर रहा है, तो मेरे ख्याल उसके बेसिस के ऊपर दे हैव फाइनली फाउंड समबडी। अच्छा, अब सवाल ये है कि वेदर दिस इज द राइट पर्सन और नॉट, वी डोंट नो, आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा। मगर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा एक इंटरेस्टिंग बयान दिया है, एटलीस्ट मैंने तो यही सुना है। आजकल तो ये नहीं पता होता फेक किया और फेक किया नहीं है। तो वो कहता है कि जो बंदा हमने पकड़ा है उसके बड़े करीबी किसी दोस्त ने या रिलेटिव ने उसके बारे में बताया कि इसी ने किया है। और वो ये कहना ये है कि वो उसके वालिद है और उसके वालिद ने कहा कि मेरे बेटे ने किया है। अब ये खैर आजकल तो ये सारी अफवाहें चल रही हैं, हर किस्म की खबर आ रही है, तो विल वेट एंड सी। बट द मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज के मोटिवेशन क्या है। अच्छा, मोटिवेशन के ऊपर तो शुरू में तो एकदम जब फिगर पॉइंटिंग हुई वो इसराइल की तरफ हुई, मोसाद की तरफ हुई, क्योंकि ये बहुत बड़ा सपोर्टर था और रहा है इसराइल का। शुरू में ही ये इल्ज़ाम लगना शुरू हो गया सोशल मीडिया के ऊपर कि इसको इसराइल ने इसको एलिमिनेट किया, और इसीलिए सबसे पहले नेतन्याहू एकदम, अभी बात आगे बढ़ी भी नहीं थी तो उसने आके फॉक्स के ऊपर इंटरव्यू दी जिसके अंदर उसने कहा कि नहीं हमने नहीं किया, इट इज रिडिकुलस, इट इज अब्सर्ड, हमारा तो दोस्त था वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले आके उसने डिनाइल दी है। तो अब उसके बाद अब लोग बातें तो कर रहे हैं कि किस किस्म के वो इतना एक्सट्रीम राइट विंग आदमी था और उसने हर के खिलाफ ही मुहिम चलाई हुई थी। तो अब वो जाहिर है वहाँ एक माहौल बना हुआ है कि जी इसने ही वॉज एन इस्लामोफोबिक भी था, मुसलमानों के खिलाफ भी बात करता था, गेज के खिलाफ भी बात करता था, वोक वाले सारे जो है यंग उनके खिलाफ भी बात करता था, गन्स के हक में बात करता था, सो ऑन एंड सो फोर्थ। आप बेहतर बता सकती हैं कि क्या क्या इसके व्यूज थे। सो एनी वन कुड हैव डन इट, मगर वहाँ की जो राइट विंग है उसको काफी धक्का लगा है, और मुझे बड़ा डर लगा हुआ है कि वहाँ भी राइट विंग के अंदर काफी पागल किस्म के लोग हैं और गन्स भी हैं उनके पास। ये ना हो कि कोई इसकी रिवेंज किलिंग ना हो जाए किसी और की, जो कि सियासी तौर पे ऑन द अदर साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम वो हो। तो वी शुड बी केयरफुल कि ये ना हो कि इसका कोई ब्लो बैक आए फ्रॉम द राइट और वो किसी और को टारगेट ना करे ऑन द लेफ्ट और लिबरल
स्पेक्ट्रम। लेकिन सेठ साहब, इस नौइयत के वाक़यात में ऑलरेडी काफ़ी इजाफा हो चुका है और बाकायदा रिपोर्ट किया जा रहा है कि पिछले महीने 2 डेमोक्रेटिक लॉ मेकर्स को भी शूट किया गया था मिनीसोटा में, जिनमें से एक की डेथ हो गई थी। राइट विंग से ऐसा किया गया। और मई में 2 इसराइली एम्बेसी वर्कर्स को भी टारगेट किया गया था वॉशिंगटन DC में, लेफ्ट विंग एक्टिविस्ट की तरफ से, जिसने फ्री पैलेस्टीन का नारा भी लगाया था, जैसे रिपोर्ट किया गया। एट द सेम टाइम हमने देखा अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि ये रेडिकल लेफ्ट की कारस्तानी है, ये कत्ल चार्ली कर्क का। बहरहाल उनके कातिल के अरेस्ट के बाद ये बताया जा रहा है कि उस शख्स ने अपने बाप के सामने कन्फेस किया था कि वो ये कत्ल कर चुका है, जबकि उनके एक फैमिली मेंबर की मदद से ये गिरफ्तारी अमल में आई है। इसके मुहर्रिकात मजीद सामने आएंगे, डिटेल सामने आएंगी कि क्या वजह बनी, क्या मोटिवेशन थी। बहरहाल इस वक्त अमेरिका में एक लंबी बहस जारी है रेडिकल लेफ्ट रेडिकल राइट की। इसमें से दरमियानी रास्ता क्या निकलता है और आने वाले दिनों में इसका फॉलोअप क्या होगा, वक्त पर मुनहसर